कि आज हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये जो लेसन है, जो कि बिहाई बुक का 4th लेसन है, इसको समझा दिया गया था और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपने लिख लिए होंगे। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको समझेंगे। कल हमने लॉन्ग आंसर पढ़ा था और लॉन्ग आंसर को आपने याद भी कर लिया होगा। आज हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले लेसन की बात करते हैं। लेसन का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स का मतलब होता है मूर्खों के साम्राज्य में, मूर्खों के राज में। तो जो मूर्खों का साम्राज्य वो कैसा हो सकता है उसके बारे में भी आपने कल पढ़ा था कि वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। वहाँ पे जो सारे लोग थे वे रात में तो काम करते थे और दिन में सोते थे। तो ये सब चीज़ें आपने कल पढ़ी थी। और अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे वो कई बार ये पूछे जाते हैं। तो इस जो ये बुक है आपकी मोमेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन हिज किंगडम ऑफ फूल्स। तो व्हाट आर द 2 थिंग्स, ऐसी क्या जो अजीब चीज़ें थी, विचित्र चीज़ें थी, द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड, जो कि गुरु और उसके शिष्य ने वहाँ पर पाई। कहाँ पर? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। मूर्खों के साम्राज्य में 2 ऐसी क्या क्या अजीब चीज़ें थी, विचित्र चीज़ें थी, जो कि गुरु और उसके जो शिष्य था उसने महसूस की। तो इसको बताना है कि क्या क्या अजीब चीज़ें थी, विचित्र चीज़ें थी। तो इसका जो आंसर है उसको लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। तो उसी तरह से आपको लिखवाया गया है। तो देखिए इसमें आंसर है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स ऑल पीपल टू स्लीप इन डे। तो मूर्खों का साम्राज्य था उसमें ऑल पीपल, सारे जितने भी लोग थे, यूज टू स्लीप इन डे, वे दिन में सोया करते थे, दिन के समय में वे सोते थे। दे हैड टू वर्क होल नाइट, और वे उनको पूरी रात भर काम करना पड़ता था। दिन में वे सोते थे और पूरी रात भर उनको काम करना होता था। द किंग ऑर्डर्ड द पीपल टू स्लीप इन डे एंड वर्क होल नाइट। ऐसा वहाँ के राजा जो था उसने ऑर्डर किया था, उसने आदेश दिया था द ऑल द पीपल, सारे लोगों को, टू स्लीप इन डे, कि वे सारे दिन भर सोएंगे, एंड वर्क होल नाइट, और पूरी रात भर काम करेंगे, ऐसा उसने कहा था। द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वॉज ओनली सिंगल दुदू, और हर वस्तु की जो कॉस्ट थी, हर वस्तु का जो मूल्य था, वॉज ओनली सिंगल दुदू, वो केवल एक ही दूदू था। दूदू वहाँ का मुद्रा है, करेंसी है। तो हर चीज़ एक ही, उसकी जो कीमत थी हर किसी चीज़ की वो एक ही थी। तो ये 2 विचित्र चीज़ें थी, 2 अजीब चीज़ें थी वहाँ पर। अगर इसमें हम मुश्किल जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी बात करते हैं तो डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य, और इसमें ऑर्डर, आप जानते हैं ऑर्डर का मतलब आदेश देना या फिर किसी को ऑर्डर करना। बाकी इसमें ऐसा कोई मुश्किल शब्द नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे। वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? वॉज इट अ गुड आइडिया? वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? वाई, डिसाइपल ने क्यों डिसाइड किया, डिसाइपल ने, शिष्य ने क्यों निर्णय लिया टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कि वो मूर्खों के साम्राज्य में ही रहेगा, ऐसा उसने क्यों निश्चय किया? वॉज इट अ गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा विचार था, क्या ये अच्छा आइडिया था, ये सब बताना है। तो उसने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर लिखना है हमें। तो आंसर इसका स्टार्ट होता है, द कॉस्ट ऑफ ईच थिंग वॉज ओनली सिंगल दुदू इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्योंकि कॉस्ट, जो मूल्य था, ईच थिंग मीन्स हर वस्तु का जो मूल्य था, वॉज ओनली सिंगल दुदू, वो केवल एक ही दुदू था। इन किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में सिर्फ एक ही दूदू था। दूदू वहाँ की एक करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है। तो हर जो वस्तु मिलती थी वो एक ही रुपये में, आप रुपये समझ सकते हैं, रुपये में मिलती थी। तो उसको लगा कि कितना अच्छा है कि वहाँ पे रुकना अच्छा है, क्योंकि सब चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी 1 रुपये में मिल जाएगी, कितना अच्छा है। तो उसको इसलिए वो वहाँ पे रुक गया था। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, चीप मीन्स होता सस्ती, हर वस्तु वहाँ पे बड़ी सस्ती लगी उसको। द डिसाइपल वांटेड चीप एंड गुड फूड, और जो शिष्य था उसको पे बहुत ही सस्ता और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए था। अब आगे हमें बताना है, वॉज इट अ गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा विचार था?
नो इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, नहीं ये एक अच्छा विचार नहीं था। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं, मुश्किल शब्दों की बात करते हैं। तो इसमें जो मुश्किल शब्द एक है वो चीप मीन्स सस्ता होता है, आप जानते ही हैं। और बाकी इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो मुश्किल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में, आसान भाषा में आपको लिखवाया गया है। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपल हु ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल। आपको उन लोगों के नाम बताने हैं हु ट्राइड, जिनको राजा के दरबार में पेश किया गया, एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल, और उनको क्यों पेश किया गया उसका कारण बताना है। तो किंग्स कोर्ट मीन्स राजा का जो दरबार होता है उसको किंग्स कोर्ट से उसका मतलब होता है। तो इसमें देखिए आंसर है, द ब्रदर ऑफ थीफ, द रिच मर्चेंट, ब्रिकलेयर, द डांसिंग गर्ल, द गोल्ड स्मिथ एंड द डिसाइपल आर ट्राइड इन किंग्स कोर्ट एंड गिव रीजन्स फॉर देयर ट्रायल। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनको राजा के दरबार में पेश किया गया राजा के सामने। तो आंसर इसका है ब्रदर ऑफ थीफ। तो सबसे पहले वहाँ पे राजा के सामने जो चोर का जो भाई था उसको पेश किया गया, द रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी को पेश किया गया। ब्रिकलेयर मीन्स होता है जो मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं, ब्रिकलेयर। और जो ईंट वगैरह जो बनाने का काम करते हैं, ब्रिकलेयर, उसको सामने पेश किया गया। द डांसिंग गर्ल, जो नर्तकी और जो नाचने वाली लड़की थी उसको। द गोल्ड स्मिथ सुनार होता है उसको। एंड द डिसाइपल, और सबसे अंत में जो शिष्य था उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। एंड आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, उनको राजा के दरबार में पेश किया गया था। गिव एंड रीजन्स फॉर देयर ट्रायल, तो उनका जो कारण था, सबसे बड़ा कारण उनका यही था कि जो राजा था उनको दोषी मानता था सभी को, और इसलिए उनका दोष साबित करने के लिए उनको पेश किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में भी आ चुका है। तो हु इज़ द रियल कल्प्रिट होता है अपराधी, कि राजा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द किंग मीन्स होता है राजा के अनुसार हु इज़ द रियल कल्प्रिट, कि कौन इसमें मुख्य अपराधी है, जो मुख्य अपराधी है वो कौन है उसके बारे में बताना है। व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वो दंड से कैसे बच जाता है, ये सब बताना है। अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट इज़ द रियल कल्प्रिट, राजा के अनुसार जो रिच मर्चेंट है, धनी व्यापारी है, वो सबसे बड़ा अपराधी है। ही एस्केप्स पनिशमेंट बिकॉज ही अकर्स ऑफ ओवर द ब्रिकलेयर एंड ही सेज दैट ही इज़ एन इनोसेंट, द ब्रिकलेयर मेड द वीक वॉल। तो राजा के हिसाब से जो मुख्य अपराधी है वो धनी व्यापारी है। ही एस्केप्स पनिशमेंट, वो दंड से कैसे बच जाता है, क्यों बच जाता है, क्योंकि ही एक्यूजेज ऑफ ओवर द ब्रिकलेयर, क्योंकि वो ब्रिकलेयर पर दोष मढ़ता है। वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, बाकी जो सारा सबसे बड़ा दोष है वो ब्रिकलेयर का है, उस मकान बनाने वाले का है जिसने ये सब किया है। ही सेज ही इज इनोसेंट, और वो ये भी कहता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, इनोसेंट है। द ब्रिकलेयर मेड द वीक वॉल, और उसने ये भी बताया कि जो राजमिस्त्री था उसने ही ये सब जो दीवार बनाई थी वो कमज़ोर बनाई थी, तो इसलिए वो जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। इस तरह से करके वो बच गया था। इस क्वेश्चन वो मुश्किल शब्द है। एस्केप मीन्स होता है बच जाना, किसी विपत्ति से बच जाना या फिर किसी दंड से, पनिशमेंट से बच जाना, उसको एस्केप बोलते हैं। और कल्प्रिट मीन्स होता है अपराधी, तो आप लोग इनको सब साथ साथ लिख भी लेंगे। पनिशमेंट मीन्स होता है दंड, ये सब आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव द डिसाइपल्स लाइफ। तो देखिए हाउ डज द गुरु मैनेज, गुरु ने कैसे मैनेज किया, गुरु ने कैसे व्यवस्थित किया टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचाने के लिए, गुरु ने जो है अपने शिष्य को बचाने के लिए क्या तरकीब अपनाई, क्या उसने रास्ता अपनाया जिससे उसके
शिष्य की भी बात जान बच जाए। तो देखिए इसमें बताना है द गुरु टोल्ड समथिंग इन अ विस्पर। देखिए गुरु ने कुछ अपने शिष्य के कान में कुछ बोला। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है बहुत ही कम आवाज़ के साथ किसी के कान में बोलना, तो उसको विस्पर बोलते हैं। मतलब धीमी आवाज़ में जो बोला जाता है उसको विस्पर बोलते हैं। तो बड़ी ही धीमी आवाज़ में कुछ उसने उसके कान में बोला। द गुरु सैड दैट द स्टेक वॉज द स्टेक ऑफ जस्टिस। और साथ साथ गुरु ने ये भी कहा राजा के सामने कि ये जो स्टेक है, ये जो फांसी का फंदा है, वॉज द स्टेक ऑफ जस्टिस, ये न्याय का फंदा है। ये भी साथ में उसने बोला। अ मैन हु एवर डाइड ऑन इट, कोई भी व्यक्ति जो इसके द्वारा मारा जाएगा या इसके द्वारा जिसको दंडित किया जाएगा, वुड बी रिबॉर्न एज अ किंग, तो उसका दोबारा से राजा के रूप में पुनर्जन्म होगा। रिबॉर्न का मतलब होता है पुनर्जन्म होना, तो वो राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। द किंग वॉन्टेड टू बी रिबॉर्न एज अ किंग, और राजा अगले जन्म में भी राजा ही बनना चाहता है। सो द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू डाई ऑन द स्टेक, इसलिए राजा और उसके जो जितने भी मंत्री थे उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वे आने वाले टाइम में स्टेक पर, फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे और अगले जन्म में भी वे राजा और मंत्री के रूप में उनका पुनर्जन्म होगा। तो इसलिए वे फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वे भी आपको समझा दिए गए हैं। और देखिए स्टेक है, स्टेक का मतलब होता है जहाँ किसी अपराधी को दंड दिया जाता है उसको स्टेक बोला जाता है। और जस्टिस मीन्स आप जानते हैं न्याय। रिबॉर्न का मतलब होता है पुनर्जन्म। और मिनिस्टर मंत्री होते हैं। तो इस तरह से करके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको लिखा करें। विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीमी आवाज़ में कुछ आवाज़ आना, कोई भी चीज़ जो धीमी आवाज़ में सुनाई दी जाती है उसको विस्पर बोलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको लिखवाए गए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद भी अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं।